हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 67 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। और क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। तो इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने बगावत नहीं की थी। आगे चलते हैं, व्याख्या देखिए। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी, जिसमें क्या है, विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। तो विद्रोह करने में जो है विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार एवं त्रावणकोर के दीवान जो वेलुथम्पी है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, या कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है बीपीएससी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन था उसने अफगानिस्तान के प्रति जो है उसकी नीति जो थी आक्रामक नीति थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। 1876 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीतियों में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामक नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। कुशल आक्रामक नीति जो थी उसके स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1876 में द्वितीय एंग्लो अफगानिस्तान युद्ध शुरू हो गया। 1878 में द्वितीय अफगानिस्तान युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। 1879 में गंडक की संधि हुई। 1879 में जो है क्या हुआ? गंडक की संधि हुई। तो गंडक की संधि कब हुई? गंडमक की संधि कब हुई थी? तो 1879 में क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। 1879 में क्या हुई? ये संधि हुई। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है। 1878 मतलब 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इसको रद्द किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन। लिटन ने तो इसको लागू किया था। लिटन जो है लागू करता है और रिपन इसको क्या कर देता है? रद्द कर देता है। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए इसका। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया? रद्द किया गया। और किसने बनाया था इसको? तो लॉर्ड लिटन ने बनाया था। तो ये इसको याद रखना है। आगे ज्ञातवत है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है उसका कार्यकाल है 1876 से लेकर 1880 में
पारित हुआ। 1878 में जो है 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल है। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में क्या है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या हुआ, पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना जो पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। और इसमें जो है, इस कानून में अपराधी को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों, जैसे मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनका, की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध क्या है, मामले दर्ज हुए। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक प्रकार के जो पत्र थे, समाचार पत्र थे, उन पे क्या है, मामला दर्ज किया गया। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। अस्थाई जो बंदोबस्त है किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अस्थाई जो बंदोबस्त है वो जमींदारों के साथ किया गया था, तो इसको याद रखिए। व्याख्या देख लीजिए। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो जो भूमि राजस्व का जो अस्थाई बंदोबस्त है उसको किस किस नामों से जाना जाता है, तो उसमें मुख्य है इस्तमरारी, जागीरदारी, माल गुजारी, विस्वेदारी। तो ये नाम को याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थे। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये कि यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू थी। तो उसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि बिहार और उड़ीसा आप देखेंगे तो पहले एक ही में था, तो ये दोनों हो गया, और बंगाल से कट कर ही बना है ये बिहार उड़ीसा, तो इसको भी याद रखेंगे। और इधर आपका बिहार से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में ये क्या है, लागू हुआ। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। मात्र कितने हिस्सा शामिल था, 19%। तो 19% शामिल थे। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि 19% क्या थे, शामिल थे अस्थाई बंदोबस्त में। जो अस्थाई बंदोबस्त हो रहा था उसमें मात्र 19% ही शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भू के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। 10/11 भाग क्या करना था, कंपनी को देना था। मतलब 11 रुपया है तो उसमें से 10 रुपया क्या कर देना है, कंपनी को दे देना है, और एक भाग अपने पास रखना है, तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, भद्र नवाब थे। आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त है उसको लागू करने का क्या कारण था, ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो डी तो एकदम नहीं होगा, तो जो 75 का आंसर है वो जाएगा आपके सी के साथ, ठीक है। भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना ही अस्थाई जो है अस्थाई बंदोबस्त
का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, कि राजस्व जो है इकट्ठा प्राप्त हो, एक समय पे प्राप्त हो। ये मेन उद्देश्य था उनका, अंग्रेजों का। व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। परमानेंट सेटलमेंट जो है अस्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि क्या है तय करना। एक किस्त में एक राशि आ जाएगी जो एक किसी भी काम पे लगा सकते हैं। ऐसे था कि इकट्ठा करने में टाइम लगता था, लेकिन ये होता था जमींदारी प्रथा में कि इनको एक निश्चित राशि एक निश्चित समय पे मिल जाती थी, जिससे इनको एक ही बार में एक अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। इसीलिए इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त किया था। आगे देखते हैं। सूर्यास्त कानून भी इसी को बोलते हैं, सूर्यास्त कानून इसी को बोलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त को ही। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। ... में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन ए है 1885, 1886, 1889, 1900। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ 1885। तो इसमें कर लेंगे 1885 भर लेंगे। अब आपका आंसर हो गया। 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। व्याख्या देख लीजिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था कॉर्नवालिस द्वारा? 1793 में, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जिसे जमींदार कहते हैं, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किसने की थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? राजा राम मोहन द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। व्याख्या देख लीजिए। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इसको याद रखिएगा। मूल शंकर का जन्म 1824 में गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की, मतलब शिक्षा ली। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनीय पताका लहराई। कितने सन में? तो 1867 में उन्होंने, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ये वाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सन में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। 1867 में उन्होंने क्या है, पाखंड खंडनी पताका लहराई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे है उनके विचार, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं उनमें है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ
विधि, बल्बाचार्य मत खंडन। इसमें कई पुस्तकें हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मंत्र का खंडन है, पंच महायज्ञ विधि है, और इसके बाद बल्बाचार्य मत का खंडन उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है। आगे चलते हैं 70-80 अमृत बाजार पत्रिका 78 नंबर क्वेश्चन है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, यश एन बनर्जी, शिशिर कुमार। तो 78 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा दोस्तों, शिशिर कुमार। शिशिर कुमार ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। व्याख्या देख लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृत बाजार पत्रिका प्रारंभ में किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में यश एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियार्क की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। दोस्तों गले में खराश हो जा रहा है तो इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अखबार है जो मुख्य रूप से उदारवादियों की नीति का क्या करता है? प्रचार करता है। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो 79 का जो आंसर है दोस्तों वह बी सही हो जाएगा, लीडर। जो लीडर है वो मुख्यतः उदारवादियों की नीति का क्या करता था? प्रचार करता था। व्याख्या देख लीजिए। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? जनसंख्या के किस वर्ग को धर्म सुधार आंदोलन ने अपने तरफ आकर्षित किया था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बुद्धिजीवी लोगों को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़ों को। तो 80 का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपके सी के साथ। 1, 2, 3 को, 1, 2 और 3 को, इनको क्या किया था? अपनी ओर आकर्षित किया था, जिसमें बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियां थी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था। व्याख्या देख लीजिए। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश भी की। इसने जो बुद्धिजीवी थे उनको नगरीय राज्य जातियों, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में आपको व्याख्या भी और क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों गला फंसने की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत हुआ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।